नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के बारे में। 2026 का एक कंप्लीट गाइड फॉर बिगिनर्स। अगर आप भी चाहते हैं कि टैक्स सेव करना और साथ ही साथ आपका वेल्थ ग्रो भी हो जाए, तो उसके लिए आपके सबसे बेस्ट प्लान जो होता है वो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि ये जो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी में करते हैं और साथ ही साथ आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट भी देते हैं 80सी के अंतर्गत। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। इसमें ईएलएसएस म्यूचुअल फंड क्या होता है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। इसका पूरा जो फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, क्योंकि ये इक्विटी बेस्ड होता है इसलिए इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसके बाद इक्विटी में जो है ये इन्वेस्टमेंट करता है अपना सारा पैसा। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ ही ये आपको 80सी के अंतर्गत 1.5 लाख तक का टैक्स सेविंग भी बराबर देता है। तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है उनके लिए जो टैक्स सेविंग के साथ साथ अपना वेल्थ भी बढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे सही ऑप्शन आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट है 3 साल का इसमें लॉक इन होता है। ये किसी भी सेविंग स्कीम आप ले लीजिए, एफडी हो गया या जो भी हो गया, उससे सबसे कम होता है। 3 साल के अंदर आप अपना पैसा इसमें से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ईएलएसएस फंड क्यों लोग बाग इसको ज़्यादा चूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है इसका 80सी के अंतर्गत टैक्स का बेनिफिट होता है। 80सी में आप 1.5 लाख तक का टैक्स इसमें सेव कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो हाईएस्ट वेल्थ क्रिएशन होता है, क्योंकि ये इक्विटी बेस्ड होता है। हाँ, बशर्ते आपका जो व्यू होना चाहिए वो 5 से 7 साल के ऊपर का ही होना चाहिए। हाँ, आप शॉर्ट टर्म में अगर चाहते हैं कि मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड से पैसा कमाऊँ, किसी भी फंड से आप इक्विटी बेस्ड जो है उससे पैसा नहीं बना सकते। सबसे बढ़िया चीज़ इसमें जो है इसका जो लॉक इन पीरियड है सबसे शॉर्ट है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया ईएलएस का 3 साल, पीपीएफ का 15 साल और एफडी का जो होता है वो 5 साल तक का होता है। इसके बाद इसमें सबसे बढ़िया एक चीज़ और है, एसआईपी बेस्ड ऑप्शन इसमें आपको मंथली बेसिस पे मिल जाता है। आप अपना इन्वेस्टमेंट एसआईपी बेस से शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपका दोनों ऑप्शन पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। 80सी में टैक्स भी बच जाएगा और आपका इक्विटी में एक्सपोजर भी मिल जाएगा। और उसके बाद एक सबसे बड़ा बेनिफिट लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का, क्योंकि ये इक्विटी बेस्ड होता है तो लॉन्ग टर्म में आपको इसका एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। इसमें जो सबसे कॉमन रिस्क होते हैं और मिस्टेक्स होते हैं वो क्या है, इसमें हम देख लेते हैं एक नज़र। मार्केट का वॉलेटिलिटी रहती है, क्योंकि ये इक्विटी बेस्ड फंड होते हैं तो मार्केट ऊपर नीचे जैसे होता है उस हिसाब से इसका आपको रिटर्न मिलता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म में आप एग्जिट प्लान अगर आप करते हैं तो बिल्कुल आप इसमें गारंटी रिटर्न मत मान के चलिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बिल्कुल ही आपको गारंटी रिटर्न नहीं दे पाएगा। मान लीजिए आपने किसी पीरियड में स्टार्टिंग शुरू कर दी, आपका इन्वेस्टमेंट का स्टार्टिंग शुरू कर दी, उसके बाद आप सोच रहे हैं टॉप पे बाय करके कि मैं 3 साल बाद पैसा निकाल लूंगा, और उसी टॉप पे बाय करने के 3 साल तक मार्केट नीचे ही गिरता रहा या साइडवेज हो गया, तो आपका रिटर्न तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया। तो बिल्कुल ऐसा प्लान मत करिए। आप सिर्फ सोच रहे हैं कि हाई रिटर्न देख के मैं इस फंड को चूज़ करना चाहता हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो पास्ट बेस पे अपना कोई एक फ़ंड चूज़ कर लेते हैं। जैसे कोई एक फ़ंड है जिसने 15-16% का रिटर्न दे दिया, उसी को चूज़ कर लिया हमने, आने वाले समय में ये भी हमको इतना रिटर्न दे जाएगा। बिल्कुल मत करिएगा, ऐसा नहीं होता है। मेरे पास खुद एक ऐसा फ़ंड था एक्सिस का, जो कि 2015-16 में बहुत हाई परफॉर्मेंस फ़ंड था ईएलएसएस में ही, लेकिन जब से बाय किया है उसके बाद से वो कंसिस्टेंट लो में चला गया है। वो फंड ने मतलब रिटर्न ही नहीं दिया है। अब जाके वो कम से कम 12-13% के रिटर्न के आसपास आया है। इसके बाद बहुत ज़्यादा ईएलएसएस फंड अगर आप बाय करते हैं क्योंकि ओवर डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में, तो ये बिल्कुल मत करिएगा। एक से 2 फंड, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत रखिए डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे आप सोचते हैं कि टैक्स बचाने के लिए मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर दूँ 1.5 लाख रुपये डाल के, तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। हो सकता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, लमसम पैसा डाल रहे हैं, पर टैक्स तो बच जाएगा, लेकिन आपका जो पैसा बढ़ने का ऑप्शन था वहाँ पे ख़त्म हो गया। हो सकता है वो ही टॉप बना के चला गया हो मार्केट, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चला गया और आपने लमसम में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वहाँ आपको बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करूँगा मैं एक ईएलएसएस फंड, एक अच्छा फंड कैसे चूज़ करते हैं। ये मैंने 5 स्टेप बताए हैं। उसमें सबसे पहला जो है 5 से 7 साल का इसका कंसिस्टेंट हाई रिटर्न चेक करिए। आप रोलिंग बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए उस फंड की। इसके बाद जो उसका फंड मैनेजर है उसका ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करिए, उसका क्या सोचना है, किस हिसाब से वो स्टॉक्स को पिक करता है। इतना नहीं तो कम से कम उसका ट्रैक रिकॉर्ड ही चेक कर लीजिए, वो कैसा बंदा है, उसके पिक किए गए स्टॉक्स नॉर्मली कितना रिटर्न दे देते हैं।
इसके बाद बात करता हूँ एक्सपेंस रेशियो। ये सबसे ज़रूरी पार्ट होता है इस चीज़ का, जितना कम उतना बेहतर। खासकर डायरेक्ट प्लान ही बाय करिएगा, रेगुलर प्लान पे बिल्कुल मत जाइएगा। डायरेक्ट प्लान में हमेशा चेक करिएगा कि एक्सपेंस रेशियो कितना ऑफर कर रही है। उसके बाद जो AUM होता है कंपनी का, जिस भी आप म्यूचुअल फंड में मान लीजिए ABCD कंपनी का आप म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं, तो उस कंपनी का जो AUM है 1000 करोड़ के आसपास का होना चाहिए, एक रीजनेबल साइज ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट उसका स्टाइल चेक करिए। अगर वो बार बार चेंज करता है, कभी ग्रोथ में है, कभी वैल्यू में है, कभी हाइब्रिड में है, तो ऐसे में बिल्कुल उस फंड को आप इग्नोर करिएगा। उससे बेस्ट है कोई भी एक ग्रोथ फंड आप चूज़ कर लीजिए ELSS में, और उसमें SIP इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। इस जो 1 लाइन रूल मैं इसमें बता रहा हूँ, वो सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी आपकी। कंसिस्टेंसी अगर आपकी बना कर रखेंगे आप, तो इसमें जो आपका हाई रिटर्न है ऑटोमेटिक निकल जाएगा। हमेशा कंसिस्टेंसी बेहतर होती है हाई रिटर्न से। हाई रिटर्न के चक्कर में आप बिल्कुल मत जाइए, कंसिस्टेंट रहिए। SIP के मोड में कंटिन्यू आप अपना पैसा उसमें डालते रहिए। इसके बाद हम बात करते हैं किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये उनके लिए आइडियल है जो सैलरीड एम्प्लॉयड है और अपना टैक्स बचाना चाहते हैं, ऑफकोर्स, क्योंकि ATC के अंतर्गत टैक्स का बेनिफिट आपको देता है। लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर आप हैं जिसका जो व्यू है 5 से 10 साल के ऊपर का ही है, कम से कम 7 साल तो आप मान के चलिए उसके ऊपर है, जो लॉन्ग टर्म में हो सकता है अपने रिटायरमेंट के लिए अगर आप करना चाहते हो तो उनके लिए भी बेस्ट है ये। अगर आप अपने बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए करना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। आपका टैक्स भी बच जाएगा और फ्यूचर में आपको एक लमसम अमाउंट भी मिल जाएगा। उसके बाद जो फर्स्ट टाइम इक्विटी इन्वेस्टर होते हैं, अगर आपकी नई नई जॉब लगी है तो नई नई जॉब में आपको टैक्स भी बचाना रहता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट इक्विटी है। इक्विटी के लिए सबसे बेस्ट ELSS में चले जाइए। ELSS में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा और इक्विटी का एक्सपोजर भी मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप एक SIP इन्वेस्टर हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ है आप SIP मोड में इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि किसको अवॉइड करना चाहिए। ELSS फंड अगर किसी को अवॉइड करना चाहिए तो वो कौन लोग हैं? जिनको पैसा 3 साल के अंदर ही चाहिए उनको तो बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न नहीं रहती है। आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही इसमें रिटर्न का जो हिसाब किताब है वो समझ में आएगा, और 3 साल का तो इसमें लॉक ही नहीं रहता है। अगर आपको 3 साल बाद पैसे की ज़रूरत है तो आप वो पैसा निकाल भी नहीं पाएंगे। 3 साल के बाद ही वो पैसा निकलेगा आपका। उसके बाद अगर आप मार्केट के अप एंड डाउन को झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि देखिए ये इक्विटी बेस्ड है, तो मार्केट अकॉर्डिंग टू आपका हर न्यूज़ के हिसाब से अपना एक मूव देता है। तो उस टाइम पे अगर ऊपर नीचे हो रहा है और आप उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो आप बिल्कुल इससे दूर रहिए। आपके लिए फिर FD और PPF वगैरह ज़्यादा बेस्ट है। इसके बाद अगर आपके पास ऑलरेडी इक्विटी पे एक हाईली एक्सपोजर बना के रखें, मान लीजिए आपके पास इंडेक्स फंड है, स्मॉल कैप है, मिड कैप, ऐसा टाइप के आपके पास एक्स्ट्रा इक्विटी बेस्ड फंड रखे हुए हैं, तो आप ELSS में स्विच मत करिए। उसके लिए आपके कुछ अदर ऑप्शन है। हाँ, NPS आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको टैक्स ही बचाना है, उसमें आपको 50,000 एक्स्ट्रा आपको और बेनिफिट मिल जाएगा। 1.5 लाख तो आपको मिल ही गई, उसके साथ 50,000 और एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। और लास्ट, अगर आप गारंटीड रिटर्न चाहते हैं, गारंटीड रिटर्न स्टॉक मार्केट में मिलता ही नहीं कहीं पर भी। लॉन्ग टर्म में अगर आप अपना पैसा बचा के रखना चाहते हैं तो इसमें कंसिस्टेंट रहिए SIP मोड में, तब जाके आपको इसमें गारंटीड रिटर्न मिलने की संभावना है। हाँ, 1-2 साल में अगर आप सोचते हैं कि आपको गारंटीड रिटर्न मिल जाए तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसके बाद इसकी शुरुआत कैसे करें? सबसे ज़रूरी है आपको आपका एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए या एक म्यूचुअल फंड में अकाउंट होना चाहिए। जैसे कि ग्रो का प्लेटफॉर्म हो गया, ज़ीरोधा का कॉइन हो गया, पेटीएम मनी हो गया, कुबेरा हो गया। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिए हैं, आपको जो सा बेस्ट लगता है आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। उसमें उस ऐप को खोलने के बाद आप आइएगा ELSS फंड, वहाँ पे कैटेगरी होती है ELSS फंड की, आप उसमें जाइए, उसका डायरेक्ट प्लान इस ऑप्शन में जाइए और इसके ग्रोथ में जाइए। वहाँ पे लिखा रहेगा, आप जिस भी फंड को आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे देखिएगा लिखा रहेगा, जैसे HDFC का फंड, उसके ऊपर लिखा रहता है। उसके बाद आप अपना SIP अमाउंट सेलेक्ट करिए। यहाँ मैंने मिनिमम 500 पकड़ा हुआ है, और लमसम करना चाहते हैं तो लमसम सेलेक्ट करिए। और उसके बाद कंसिस्टेंटली आप उसमें ईयर वाइज ईयर इन्वेस्टमेंट करते रहिए। आने वाले समय में आप देखेंगे आपका 5-7 साल में एक डिसेंट अमाउंट आपका ग्रो भी कर चुका है, प्लस आपका टैक्स भी सेव हो चुका है। फिर हम यहाँ मैंने कुछ टॉप परफॉर्मेंस जो म्यूचुअल फंड है ELSS वाले, उनके बारे में बात किया है। ये एज पर इनके 5 साल का जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। उसमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जिसने दिया है वो क्वांट का ELSS टैक्स सेवर फंड है। इसका जो AUM है आप देख सकते हैं 12,000 के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो इसका सबसे कम है 0.66%, और रिटर्न भी सबसे ज़्यादा है 25.6%। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में भी ये इतना ही बेहतर परफॉर्म करेगा,
वो आप ज़रूर अपने एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके कर सकते हैं कि कौन सा फ़ंड आपको लेना चाहिए। ये मैंने लास्ट 5 ईयर के परफॉर्मेंस के बेस पे ये फ़ंड सेलेक्ट किया है। दूसरा है एचडीएफसी का टैक्स सेवर फंड। ये जैसे ये नाम आप देख सकते हैं, एचडीएफसी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, ये ऐसा लिखा रहता है उसमें। और ग्रोथ है कि नहीं आप आपके जो फंड है, आपका जो अकाउंट है उसमें दिख जाता है आपको। तो इसका देखिए एयूएम 17,000 के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो इसका बहुत ज़्यादा है 1.08% और रिटर्न इसका 23.9% का है। फिर है आपका एसबीआई का ईएलएसएस फंड। इसका एयूएम सबसे ज़्यादा है 31,000 समथिंग का और एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं 0.92% और रिटर्न 5 साल का 23.6%। इनमें से कोई सा भी फंड आप एक लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए चूज़ कर सकते हैं। हाँ, ज़रूर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें इसमें। मेरी एक फाइनल एडवाइस जिसके बारे में मैं बात करूँगा, जो ईएलएसएस फंड होता है वो होता है टैक्स सेविंग प्लस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अगर आपको टैक्स भी सेव करना है और लॉन्ग टर्म में आपका पैसा भी बढ़ाना है तो सबसे बेस्ट है आप ईएलएसएस फंड की तरफ जा सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है आपका जो मिनिमम व्यू होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, वो कम से कम 5 से 7 साल का होना चाहिए, तभी जाके आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा इसमें। उसके बाद कोई सा भी एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करिए। 3 से 4 म्यूचुअल फंड, ईएलएसएस वाले म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई सा भी एक ढंग का म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करिए और उसका आप एसआईपी शुरू कर दीजिए। और सबसे बेस्ट तो मैं यही बोलूँगा, बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट एसआईपी मोड है ये। पैसा भी आपका सेव होता रहेगा और टैक्स भी बचता रहेगा। बोनस पॉइंट मेरा यही है अगर सिंपल सा फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो ईएलएसएस का एक सबसे अच्छा फॉर्मूला है टैक्स बचाओ और पैसे बढ़ाओ। लेकिन ये तभी काम करता है जब आप 5 से 7 साल का लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हो। एक अच्छा फंड कोई सा भी आप चूज़ करके आप अपना जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था 2026 के लिए ईएलएसएस म्यूचुअल फंड आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके संबंध में मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी टैक्स बचाना चाहते हैं और वेल्थ भी क्रिएट करना चाहते हैं तो ईएलएसएस फंड आपके फाइनेंशियल जर्नी के लिए एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पिलर दे सकता है आपको। और आपको इसी तरह के गाइड और भी फ्यूचर में अगर चाहिए रहता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।